देहरादून में एसडीजी अचीवर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन सीएम धामी ने की शिरकत। कई संस्थाओं को सम्मानित कर सरकार की गिनाई उपलब्धियां। देहरादून के आईआईटीडी सभागार में टीबी दिवस का कार्यक्रम। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने की शिरकत। पूरे देश को टीबी मुक्त बनाने का है लक्ष्य। उत्तराखंड कांग्रेस जल्द करेगी सीएम आवास का घेराव। महिला सुरक्षा मुद्दे को लेकर प्रदर्शन की तैयारी। अंकिता भंडारी समेत महिला आरक्षण को लेकर पूछेंगे सवाल। लच्छीवाला टोल प्लाजा सड़क हादसे में 2 लोगों की गई जान। हादसे का सीसीटीवी भी आया सामने। डंपर ने 3 कारों को मारी थी टक्कर। नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। धामी सरकार के 3 साल पूर्ण होने पर उधम सिंह नगर में रोड शो कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस रोड शो में अभिनंदन किया है तमाम लोगों का। लोगों ने भी 3 साल पूरे होने पर इस रोड शो के आयोजन में भाग लिया है। तो उधम सिंह नगर में जनता ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया। 3 वर्ष का सफल कार्यकाल पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए मुख्यमंत्री नजर आए और उन उपलब्धियों के चलते ही उनका अभिनंदन कार्यक्रम, अभिनंदन समारोह रोड शो के माध्यम से उधम सिंह नगर में रखा गया। 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये अभिनंदन समारोह रखा गया। रोड शो के जरिए सीएम धामी का भव्य स्वागत और रोड शो के जरिए सीएम धामी ने भी जनता का स्नेह और अभिवादन स्वीकार किया है। उधम सिंह नगर में 3 साल पूरे होने पर सरकार के इस रोड शो का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो के जरिए लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, उनका स्नेह। और उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में जो उपलब्धियां रही उसको लेकर भारी संख्या में लोग भी इस रोड शो में शामिल हुए। तो उधम सिंह नगर से तस्वीरें हैं, जहां पर सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर रोड शो का यहां पर आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो के जरिए जनता का अभिनंदन यहां पर स्वीकार किया। जनता ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया है इस रोड शो के जरिए। उत्तराखंड में धामी सरकार के कार्यकाल को 3 वर्ष
का समय हो गया है और 3 वर्ष के इस कार्यकाल में सरकार अपनी विभिन्न उपलब्धियों को जनता के बीच बता रही है। साथ ही साथ 23 तारीख को जब 3 वर्ष पूर्ण हुए तो प्रदेश भर में जिला और ब्लॉक स्तरों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें सरकार की ओर से जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में भी लोगों को अवगत कराया गया ताकि अधिक से अधिक लाभ लोगों को मिल सके। इसके लिए स्टॉल भी लगाए गए थे विभिन्न विभागों की ओर से, चाहे उसमें स्वास्थ्य विभाग हो, कृषि विभाग हो, समाज कल्याण विभाग हो, उनकी ओर से लोगों को सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं से भी अवगत कराया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड में धामी सरकार के इस 3 साल के कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों को शामिल किया गया है जिनकी चर्चाएं हैं। उसमें लैंड जिहाद भू कानून को लेकर लाया गया, यहाँ पर संशोधन जो विधेयक है उसको पास किया गया। इसके अलावा उत्तराखंड में यूसीसी, जो कि आज़ाद भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना यूसीसी को लाने वाला, उस बात का जिक्र किया गया है। नकल विरोधी कानून को लेकर भी धामी सरकार के इस 3 वर्ष के कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। इसके अलावा धर्मांतरण कानून भी एक बड़ी उपलब्धि में शामिल है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करने वाली संस्थाओं को इस साल एसडीजी अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। देहरादून में एसडीजी अचीवर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने कई संस्थाओं को सम्मानित कर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड के सतत विकास के लक्ष्य को पाने में इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। सीएम धामी ने कहा कि जो भी इस सरकार के कार्यकाल के समय में योजनाएं शुरू की गई वह सभी योजनाएं गरीबों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनी हैं। आप किसी रास्ते पे निकलिए, यहाँ से आप ऋषिकेश से ऊपर नरेंद्र नगर होते हुए आप चंबा से टिहरी पहुंचिए, या आप उत्तरकाशी की तरफ पहुंचिए, या आप यहाँ से पौड़ी की तरफ को जाइए, आगे जाइए, चार धाम यात्रा पर चले जाइए, पिथौरागढ़ से इधर चंपावत होते हुए नीचे आ जाइए, आगे चले जाइए, जगह जगह पर ये सूख गए। मेरे मन में बड़ा प्रश्न आता है, नेगी जी मैं तो चाहता हूं कि आप लोग जो है ये पलायन के साथ साथ इस पर भी, जल संचय पर, जल संरक्षण पर, स्रोतों के संवर्धन पर, इनके दोबारा से रिचार्ज पर, उस पर हम सबको काम करना है। मैं आज चूंकि ये क्रीम हमारे बीच में पूरे राज्य की है, मैं आप सबके माध्यम से सबको कहना चाहता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने है, क्योंकि जहां जल होगा वहां समृद्धि होगी। जल होगा, जीवन तो होगा ही होगा, जल ही जीवन है कहते हैं, लेकिन मैं साथ में शब्द जोड़ रहा हूं कि जल के साथ समृद्धि भी होगी। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि गंगा जी आ रही हैं, अलकनंदा जी, भागीरथी जी देवप्रयाग में मिल रही हैं, और इसी के हरिद्वार से यहां से लेकर गंगा सागर तक, जहां तक गंगा जी जाती हैं, अगर गंगा जी ना हो, गंगा जी ना निकले यहां से, तो इन शहरों की महत्ता कितनी होगी, यहां का जीवन कैसा होगा। ये केवल मेरा प्रश्न नहीं है। मुझे लगता है, अभी मैं 4 दिन पहले मैडम भी थी तो मैं वहां पूछ रहा था कुछ लोगों से कि भाई बचपन में हम अच्छे अच्छे पेड़ जो होते थे, हमने बचपन में उन पेड़ों में ग्राफ्टिंग शुरू करते थे, कलम करना बोलते हैं। तो अभी नए बच्चों को आप पूछे कलम करना क्या होता है, तो कोई नहीं बता पाएंगे। आलू को वैसे देख के समझ जाएंगे कि आलू तो है, आलू कैसे उगाई जाती है, अदरक कैसे उगाई जाती है, लहसुन कैसे लगाया जाता है, धनिया कैसे लगाया जाता है, मेथी कैसी लगाई जाती है, सरसों कब होती है। अभी मत्स्य विभाग की हम बैठक ले रहे थे 2 दिन पहले, आप नहीं थी उसमें, सुंदरम जी आप थे, तो वहां मच्छियों की बात आ गई कि महासीर होती है, ट्राउट फिश आती है, लाछी आती है, सिंगी आती है, रोहू आती है। तो मैंने कहा ये सब मच्छियां मैंने जो है बचपन में खुद पकड़ी है। हम लोग बंसी लगाते थे, क्योंकि सौभाग्य से गांव में पैदा हुए, उसी में देखा।
वहां तो वो लगाते थे गोछा, क्या बोलते हैं, गोछा ही बोलते हैं, जाल। अरे गोछा भी होता है जो ऐसे ऐसे लगाते हैं, जिसका मुंह चौड़ा होता है, अंदर जाके पतला हो जाता है, वो गोछा बोलते हैं ना पांडे। तो ये सब हम अपनी नई पीढ़ी को भी, अभी तो हमारे लिए चुनौती तो है ही है, लेकिन आने वाले समय में कितनी चुनौती होने वाली है। आप देहरादून का ये मौसम देखिए, आप पिछले साल की गर्मी का आप लोगों ने अनुभव लिया होगा क्या? उससे पहले इतनी गर्मी होती थी क्या? अभी से थोड़ा सा एक दिन किस दिन तापमान बढ़ता है तो पंखे चलने लग गए, कहीं कहीं एसी भी चलने लग गया। मैं ही आया था अभी 11-12 तारीख को, तो दिल्ली से आने के बाद वहां भी एसी चला दिया सचिवालय में, तो तुरंत जो है मौसम परिवर्तन हो गया। कई लोग वायरल फीवर की चपेट में आ रहे हैं, अनावश्यक संक्रमण के उसमें आ रहे हैं। तो हमारे एसटीजी जो अवार्ड लेने वाले हैं, एसटीजी के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उनके लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। चुनौतियां एक ये है कि आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो अपने आप में चुनौती है, क्योंकि अभी मीनाक्षी सुंदरम जी ने कहा, ये मेरे पास आए कि हमको जो है इस बार एसटीजी इंडेक्स में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो मैं राज्य का मुख्य सेवक हूं, मुझे खुशी होना स्वाभाविक था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि सफलता प्राप्त करना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सफलता पर टिके रहना ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो हमारे लिए कई सारे मामलों में आज रविशंकर जी, आपने हमारे राज्य में मुख्य सचिव के नाते पूरी सेवा दी है। उसके बाद आज भी आप सेवा दे रहे हैं राज्य के अंदर, जहां भी हम आपका समय मांगते हैं आप समय देते हैं, आप अपना पूरा डिवोशन के साथ यहाँ काम करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत चुनौती है, क्योंकि अब बहुत सारे मामलों में हमारा राज्य आज देश का ऐसा राज्य बन गया है कि कहीं ना कहीं हम उसकी शुरुआत करते हैं और उसके बाद पूरा देश उस दिशा में चलता है। आप देखिए, अभी हम लोगों ने यहां पर यूसीसी को लागू किया है। यूसीसी लागू किया, देश की आजादी के बाद हमारा राज्य पहला राज्य है जहां पर सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है। हमने नकल का कानून लागू किया है। आपको ध्यान होगा, आज से कुछ वर्षों पहले नकल बहुत बड़ी समस्या थी, और इतनी बड़ी समस्या थी कि जो होनहार बच्चे थे, हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियां, उनका विश्वास ही खत्म हो रहा था। उनको लगता ही नहीं था उनके कि हम तैयारी करेंगे, हम मेहनत करेंगे तो हमारा कहीं चयन होगा, सिलेक्शन होगा। देहरादून के IRTD सभागार में टीवी दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने में योगदान दे रहे लोगों को सम्मानित भी किया गया। वहीं मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि 2025 तक पूरे देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दिवस के रूप में पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का आग्रह है पूरे देश से और पूरे प्रदेशों से कि 2025 तक पूरे देश को टीबी मुक्त करना। हमारे प्रदेश में हमारे महामहिम राज्यपाल जी और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी माननीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जितने भी सामाजिक संगठन, मैं उन सब का धन्यवाद देना चाहता हूं कि सब लोगों ने एक एक दो टीबी के मरीज गोद ले रखे। हमारा प्रदेश जो है अभी तक 5000 से ज़्यादा राजस्व गाँव को टीबी मुक्त कर चुका है, और हमारा प्रयास ये है कि हम आजकल पूरे प्रदेश में एक एक मरीज़ की जो है स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और जिस पे भी लक्षण पाए जा रहे हैं उनको दवाइयाँ फ्री दी जा रही हैं, और सरकार की तरफ से पर मरीज जो है 1,000 रुपये भी पौष्टिक आहार के रूप में दिया जा रहा है। मैं पत्रकार लोगों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि टीबी मुक्त उत्तराखंड में और टीबी मुक्त भारत के लिए आप लोग भी इस अभियान में हमसे जुड़े हैं, और मैं कह सकता हूं कि
पूरे प्रदेश में हम एक व्यापक अभियान चला रखा है कि किसी भी टीबी के मरीज़ को अगर कहीं भी किसी गांव में भी होता है तो उसको इलाज भी फ्री कराया जाएगा, पौष्टिक आहार भी दिया जाएगा। और हमारा प्रयास ये है कि हम 2025 तक पूरे उत्तराखंड को टीबी मुक्त करने का जो लक्ष्य भारत सरकार ने दिया है। कांग्रेस पार्टी जल्द ही मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने जा रही है। इसका ऐलान उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने किया है। ज्योति रौतेला ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं। अंकिता भंडारी को 3 साल हो गए लेकिन आज तक सरकार न्याय नहीं दे पाई। इस प्रदेश में महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने महिला आरक्षण की घोषणा तो की लेकिन लागू नहीं किया। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। देखिए, इस प्रदेश में लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं। अंकिता भंडारी को पिछले 3 साल में न्याय नहीं दे पाई सरकार। महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी की सरकार ने महिला आरक्षण पास करा लेकिन उसको लागू नहीं करा। बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम मुद्दे हैं जिनको लेके हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। और ये सरकार जो अपने 3 साल बेमिसाल होने की बड़ी बड़ी बातें कर रही है, हमारा सवाल ये है कि वो अपने काम गिनवाए, और वो काम गिनवाने में सफल नहीं हुई है, और उसको लेकर मुख्यमंत्री आवास का। विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में विवादित बयान देने के मामले में प्रेमचंद अग्रवाल तो अपने मंत्री पद से हाथ धो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस प्रेमचंद अग्रवाल का समर्थन करने वाले नेताओं पर भी सरकार से एक्शन की मांग कर रही है, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय पौड़ी में बीजेपी के 3 साल पूरे होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंच रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के लिए गो बैक के नारे लगाए और प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि महेंद्र भट्ट ने भी पहाड़ के लोगों को सड़क छाप बोलने जैसा अमर्यादित बयान दिया है। देखिए, आज हमारे द्वारा यहाँ पर हमारे प्रदेश के भाजपा के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी, उनके द्वारा यहाँ सरकार के 3 साल बेमिसाल के कार्यक्रम में उपस्थित हो यहाँ उसके उद्घाटन समारोह में आए थे। देखिए, हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं वो जो प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा हमारे उत्तराखंड के लोगों को गलत शब्द किए बोले गए थे, वो उनके खिलाफ जो आंदोलन कर रहे थे उनको सड़क छाप बोला गया, जबकि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं वो खुद सड़क छाप हैं। और 3 साल तो छोड़िए, यहाँ पे उनको 8 साल हो गए भाजपा की सरकार को। कम से कम पौड़ी में ऐसा, पौड़ी मुख्यालय में आप 5 काम गिना दीजिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हों या हमारे सांसद जी ने किसी ने भी किए हों। 5 आप देख रहे होंगे कि कल देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो हमारे लोकल विधायक हैं पौड़ी के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप सब जानते हैं, उनके द्वारा वहाँ पर नींद निकाली जा रही थी। मतलब इतने सुस्त हो गए हैं, जब काम ही नहीं किए तो बताएंगे क्या, सोएंगे। इन्होंने जनता को भी सुला दिया है। तो कहीं ना कहीं आज हमारे युवा कांग्रेस के साथी, हमारे अनिश भाई और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ जन सभी लोगों के द्वारा यहाँ पर हमारे जबरदस्त विरोध किया गया है। और गढ़वाल मुख्यालय की जो आवाज़ है, जो यहाँ की उपेक्षा की जा रही है, उसको लेकर हमारा ये विरोध था। और जल्द ही अगर पौड़ी मुख्यालय की स्थिति नहीं सुधरेगी तो एक उग्र विरोध फिर से किया जाए। देखिए, महेंद्र भट्ट जी को मैं सबसे पहले ये कह देना चाहता हूँ कि जिस तरह से लगातार आपके नेतागण, आपके लोग और आप स्वयं जो है पहाड़ विरोधी नारे लगातार लगाते जा रहे हो और पहाड़ विरोधी बातों को करते जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आपकी मानसिकता को दिखाता है। आप प्रदेश के बड़े पद पर बैठे हुए हैं और उसके बाद आपका इस तरह से आप समझ सकते हैं कि राज्यसभा सांसद के रूप में आपका क्या दायित्व होने चाहिए, और उन दायित्वों को छोड़कर आप जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं। किसी संगठन को आप इस तरह से आक्षेप लगा रहे हैं कि जो है संगठन का कोई काम नहीं है। कांग्रेस पार्टी के बारे में बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा सब लोगों के हितों के साथ खड़ी रही है। हमेशा जब जब देश पे विपदा आई है, जब जब देश में आप जैसे संगठनों ने लोगों का शोषण किया है, तो कांग्रेस जो है लोगों की आवाज़ बनकर सड़कों पर खड़ी हुई है। और उसी क्रम में आज हम लोगों ने युवा कांग्रेस, हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पर उनका घेराव करने का कार्यक्रम किया था। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे पहाड़ का और दुर्भाग्य है हमारी सरकार का कि हम लोग जो है एक पहाड़ी होने के नाते हम लोग जो है खुलकर अपने पहाड़ के लोगों का समर्थन नहीं कर पाते। मैं इतना कहना चाहता हूँ, महेंद्र भट्ट जी को इतना बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आए तो निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में जनता इसका परिणाम देगी। देखिए, जब कांग्रेस मुद्दाविहीन हो गई तो व्यक्तिवादी राजनीति पर केंद्रित
अपने को करने का प्रारंभ किया है। अच्छा होता है कांग्रेस के लोग अपनी नीति, अपने आने वाले कार्य और अपोजिशन की भूमिका, जिस भूमिका में क्या क्या अभी सरकार को करना चाहिए उसको गिनाती। लेकिन मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ कांग्रेस हताश है, मुद्दा विहीन है, इस प्रकार के विषयों को उठाती है। मेरा बयान की पद्धति, जिस रूप में उन्होंने उसको व्यक्त किया, आशय से भिन्न था। जब नरेंद्र सिंह नेगी जी ने कहा कि वहाँ राजनीति हो रही है तो मैंने वो शब्दावली का प्रयोग किया। फिर भी अगर किसी को शब्दावली खराब लगती है तो मेरे पुतले उन्होंने जला दिए, मेरे खिलाफ सब प्रकार का जो करना था वो सब लोगों ने किया है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इस राज्य के लिए क्षेत्रवाद, जातिवाद, पहाड़ मैदानवाद ये ठीक नहीं है। और मैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे जानना भी चाहूँगा, जब मेरे प्रदेश के मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया, इस भाव को, इस समिति के ध्यान में रखते हुए कि इससे राज्य के अंदर इस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं, तो कांग्रेस के अध्यक्ष को क्या उनका नैतिक कर्तव्य नहीं बनता था कि अपने विधायक जिन्होंने मातृशब्द गाली दी है, सड़क के अंदर अपमानित किया है और जिस प्रकार से उत्तराखंड के लोगों को थू करके शब्द का प्रयोग किया है, क्या उनके अंदर नैतिक बल नहीं है कि अपने विधायकों को केवल एक नोटिस ही दे दें, उनसे जानकारी लें? अच्छा होता कांग्रेस अपने कृत्यों पर पर्दा डालने का काम न करती और अपने विधायकों से पूछती कि तुमने किस प्रकार के बयान दिए हैं, उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। उस आधार पर कांग्रेस एक प्रकार से कहीं दूर तो दिखाई नहीं दे रही है। जो मुद्दे हम भारतीय जनता पार्टी उठा रही है उसी। सोमवार को लच्छीवाला टोल प्लाजा पर भीषण हादसा हो गया, जहां देहरादून की ओर से आ रहे खनन से भरे डंपर ने 3 कारों को टक्कर मार दी, जिसमें एक कार पूरी तरह चिपक गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है। वहीं लगभग 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों शवों को एसडीआरएफ ने निकाला। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक नत्थनपुर देहरादून के रहने वाले थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा आज हुआ। और इस भीषण सड़क हादसे की तस्वीर है, देखिए कैसे यहाँ पर एक ट्रक ने गाड़ियों को रौंद दिया। इसमें कार सवार 2 लोगों की मौत हुई है। एसडीआरएफ की मदद से दोनों शवों को बाहर निकाला गया है। सुबह बहुत ही दुखद घटना हुई है और इसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। और यहाँ पर ये टोल प्लाजा में जो डंपर था, जो खनन सामग्री को लेके आ रहा था, ओवरलोड बताया जा रहा है और बहुत स्पीड से वो चल रहा था और उसके कारण जो है यहाँ पर 2 लोगों की, मासूमों की मौत हुई है। और मैं यहाँ पे टोल प्लाजा में मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आज ये पहली घटना नहीं है। लगातार जब से टोल प्लाजा यहाँ पर बना है तब से हमेशा घटनाएं हो रही हैं। और मैंने इस संबंध में एनएच के डायरेक्टर को भी कहा है, आरटीओ को भी कहा है कि आप रोड सेफ्टी के लिए इसमें कार्रवाई करवाइए, जिसमें जितने भी सुरक्षा हो सके लोगों को, वरना यहाँ पर हमेशा नित्य दिन हमेशा एक्सीडेंट हो रहे हैं। और ये टोल प्लाजा जो यहाँ पर है, यहाँ से शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मैं समझ रहा हूँ जो सड़क का जो दिख रहा है उधर से ढाल है, स्पीड से गाड़ियाँ आती हैं, कई बार मानवीय भूल है, कई बार ब्रेक भी फेल हो जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। लेकिन जो भी है ये बात बहुत ही दुखदपूर्ण और बहुत ही दुखद घटना है। आज 2 लोगों की मृत्यु भी है और हम तो आज सब लोग बहुत। यहाँ पर जो हमें सूचना मिली थी कि एक डंपर से एक गाड़ी की टक्कर हुई है, जिसमें कि कुछ लोगों की मृत्यु होनी संभावित है। इस सूचना पर जब यहाँ पर पहुँचे तो ये पता चला कि एक डंपर था जिसने कि 3-4 गाड़ियों को टक्कर मारी थी। बाकी सब लोग तो सुरक्षित थे, लेकिन जो एक गाड़ी थी वो पूरी तरह से क्रश्ड हो गई और क्रश होने की वजह से उसमें जो 2 व्यक्ति बैठे थे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तो इसका जो अभी हादसे का कारण लग रहा है, इसमें संभावित है कि ओवर स्पीड या फिर ब्रेक फेल होना ये कारण हो सकते हैं। बाकी मौके पे यहाँ पे एनएच की टीम भी है और यहाँ पर एआरटीओ भी है, उनसे भी वार्ता की गई है। तो अभी जो भी कारण होगा जांच का, वो जांच का विषय है। लेकिन ये जो हादसा है इसमें 2 लोगों की मृत्यु होना पता चला है और साथ ही इसमें जो डंपर का ड्राइवर है उसे अरेस्ट कर लिया गया है। देखिए, जो अभी तक जानकारी मिली है, ये टीडी गढ़वाल कोर्ट में काम करने वाले 2 कोर्ट के कर्मचारी थे। एक का नाम। उत्तराखंड की खबरों के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।